7 सितंबर 2008 गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ एक रेड कलर की एसयूवी में बैठकर 40 गाड़ियों के काफिले के साथ गोरखपुर से आजमगढ़ की ओर जा रहे थे। लेकिन आजमगढ़ पहुंचने से पहले ही कई सारे लोगों की भीड़ अचानक से उन पे पत्थर बरसाने लगती है और कुछ मिनटों बाद ही गोलियां चलनी भी शुरू हो जाती है। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग करी जाती है। योगी आदित्यनाथ को हमलों से बचाने के लिए उन्हें दूसरी गाड़ी में बिठा दिया जाता है और उसी समय अचानक से लोगों की भीड़ की तरफ से एक पेट्रोल बम योगी आदित्यनाथ के काफिले पर फेंका जाता है। लेकिन दूसरी गाड़ी में बिठा देने की वजह से योगी आदित्यनाथ की जान तो बाल बाल बच जाती है। इसके बाद जब जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि इस हमले के पीछे और किसी का नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी का हाथ है, जिसे पूर्वांचल का बाहुबली भी कहा जाता है। उन जालिमों से जरूर मुकाबला करता हूँ। अगर किसी गरीब और मजबूर को सताया जाता है तो आप कहिए बेटा उनका पंजा मरोड़ने का काम करता है। और उस समय वो 786 नंबर की खुली जीप में AK-47 राइफल लेके खुलेआम यूपी की सड़कों पर घूमता था। मुख्तार अंसारी आप लोगों के पीछे समझा रहे हैं यार, अब वहाँ तक तो हम ना जा रहे हैं। यूँ तो मुख्तार अंसारी साल 2005 से ही जेल में बंद है, लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी उसका रुतबा कायम रहता था। अपनी गैंग को भी वो जेल में रहकर ही चलाता था और तो और वो जेल से ही इलेक्शन लड़ता था और जीतता भी था। लेकिन 28 मार्च 2024 को शाम के समय एक ऐसी खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई है। Now, jailed gangster turned politician Mukhtar Ansari has died of a cardiac arrest after being hospitalized last evening. लेकिन मुख्तार अंसारी के परिवार का ये कहना है कि उसकी डेथ बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, बल्कि मुख्तार अंसारी को जेल में ही स्लो पॉइजन देकर धीरे धीरे मारा गया है। लोग तो मुझसे ये कह रहे हैं कि भैया आप नहीं यतीम हुए, हम भी यतीम हो, हमें इंसाफ मिलेगा और बात खुलेगी और सामने आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। और यही कहूँगा कि हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है और ये मेरे पिता की स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुयोजित हत्या है। और तो और मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी का ऐसा कहना है कि मुख्तार की डेड बॉडी को इस तरीके से दफन किया गया है कि आने वाले 5 या 20 सालों के बाद भी अगर कोई जांच करनी हो तो मुख्तार के नाखूनों और बालों से भी जांच हो जाएगी और इस तरीके से मुख्तार की मौत का कारण पता चल जाएगा। से इस इंतजाम से दफन की गई है कि 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल जब भी खोली जाएगी उसमें सब कुछ सलामत मिलेगा उस जांच के कार्रवाई को सहयोग करने के लिए। मुख्तार अंसारी के मरने से पहले उस पे लगभग 65 केसेस रजिस्टर थे, लेकिन फिर भी कई लोग मुख्तार को गैंगस्टर नहीं बल्कि गरीबों का मसीहा मानते हैं और इसीलिए मुख्तार अंसारी के जनाजे में लोगों की काफी ज्यादा बड़ी भीड़ देखने को मिली थी। वो गरीबों का रॉबिन हुड था, 5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। मुख्तार अंसारी शहीद मुख्तार अंसारी है। आप उनके अध्यापक हैं, कहीं न कहीं पीड़ा है कि आपका छात्र इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों मुख्तार अंसारी की कहानी बाकी गैंगस्टरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि भले ही मुख्तार अंसारी एक गैंगस्टर हो, लेकिन मुख्तार अंसारी के नाना दादा ये काफी बड़े फ्रीडम फाइटर थे। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। 1927 से लेकर 1928 तक वो कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे थे। वो दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स में से भी एक है। दिल्ली में मौजूद अंसारी रोड, अंसारी नगर, ये सब मोहम्मद अहमद अंसारी के नाम पर ही रखे गए हैं। वहीं अगर मुख्तार अंसारी के नाना की बात करें तो उनका नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और तो और पाकिस्तान ने तो उन्हें अपना पहला आर्मी चीफ बनाने का ऑफर भी दिया था, लेकिन वो इंडिया में ही रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के उस ऑफर को ठुकरा दिया था। और साल 1948 में वो इंडो पाक वॉर में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और इसी के साथ साथ उन्हें 9 शेरों के शेर की उपाधि भी मिली थी। और तो और इसके अलावा देश के एक्स वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के कजन थे, इसीलिए मुख्तार अंसारी भी आगे चलकर एक पॉलिटिशियन बने। ये चीज तो काफी ज्यादा नॉर्मल थी। लेकिन अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि भला मुख्तार अंसारी गैंगस्टर कैसे बन गया। दोस्तों इसकी कहानी भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल मुख्तार अंसारी का जन्म 1963 में हुआ था। मुख्तार अंसारी ने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों ही गाजीपुर से करी थी। 1970s और 1980s वो समय जब हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और इसीलिए डेवलपमेंट के लिए सरकार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रही थी और इसके लिए सरकार उस समय ठेके निकाला करती थी और ये ठेके लेने देने की वजह से ही आगे चलकर यूपी में माफियाज का राइज होने लगा, क्योंकि लोगों के लिए पैसे बनाने का ये काफी ज्यादा आसान रास्ता बन चुका था और इसीलिए सरकार से ठेके लेने के लिए वो माफियाज किसी भी हद तक चले जाते थे। और इसी समय जब मुख्तार अंसारी एक टीनेजर हुआ करता था तो वो मखानू सिंह नाम की एक गैंग का मेंबर बन जाता है। उस समय साहिब सिंह नाम की एक गैंग मखानू सिंह गैंग की दुश्मन हुआ करती थी और उस गैंग को ब्रिजेश सिंह ने ज्वाइन किया हुआ था और आगे चलकर मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह ये दोनों ही इन गैंग्स की कमान संभालते हैं।
साल 1978 में जब मुख्तार अंसारी 15 साल का था तो उसके खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन का पहला केस रजिस्टर होता है और साल 1986 में पहली बार उसके खिलाफ कोई मर्डर केस फाइल होता है और साल 1988 में पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम किसी बड़े केस में सामने आता है, जिसमें मुख्तार अंसारी पर ये आरोप लगते हैं कि उसने मंडी परिषद के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सचिदानंद राय नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर का मर्डर किया था। इसके बाद साल 1997 में नंद किशोर नाम का एक पर्सन था जो कि विश्व हिंदू परिषद का ट्रेजरर था और तो और वो काफी बड़ा कोल डीलर भी था। उसका मर्डर वाराणसी के भेलपुर एरिया में कर दिया जाता है और उस केस में मुख्तार अंसारी पे ये आरोप लगते हैं कि उसने उस कोल डीलर नंद किशोर की किडनैपिंग करवा के उसका मर्डर करवाया है। और इसके बाद कृष्णानंद राय केस में भी मुख्तार अंसारी का नाम सामने आता है। दरअसल साल 2002 में कृष्णानंद राय ने बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीते थे, लेकिन खबर यूँ थी कि इस इलेक्शन में कृष्णानंद राय ने ब्रिजेश सिंह के समर्थन में वोट पाए हैं और जब कृष्णानंद राय वोट जीत जाते हैं तो वो ब्रिजेश सिंह को उस इलाके में कई सारे सरकारी ठेके दिला देते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह ये दोनों ही काफी बड़े दुश्मन हैं और इसीलिए 29 नवंबर 2005 के दिन कृष्णानंद राय पर हमला करने की प्लानिंग बनाई गई। दरअसल कृष्णानंद राय उस समय एक शादी अटेंड करने आए हुए थे, लेकिन इसके बाद उनसे किसी ने पास के ही एक क्रिकेट मैच को इनोग्रेट करने के लिए कहा, जिसके बाद कृष्णानंद राय उस क्रिकेट मैच के इनोग्रेशन के लिए बिना किसी बुलेट प्रूफ कार के ही चले जाते हैं और लौटते वक्त उनके ऊपर और उनके साथियों पर 400 से भी ज्यादा राउंड फायर किए गए और उन 400 में से 21 गोलियां कृष्णानंद राय के शरीर पर लगी थी। इसी के साथ साथ दोस्तों साल 2008 में मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी एक हमला करवाया था। दरअसल योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी की शुरुआत साल 2005 में होती है। उस समय उत्तर प्रदेश के मऊ में सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे और उन दंगों को भड़काने में मुख्तार अंसारी का नाम भी सामने आया था। साल 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती देते हुए ऐसा कहा कि वो मऊ दंगे के पीड़ित लोगों को न्याय दिलाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने आजमगढ़ में हुए दंगों के खिलाफ एक रैली निकालने का फैसला किया। योगी आदित्यनाथ जो उस समय गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, वो उस समय मऊ के लिए खुद रवाना हुए, लेकिन दंगों की वजह से उन्हें मऊ जिले में एंट्री की परमिशन नहीं दी गई और उन्हें धौरी घाट नाम की जगह पर रोक दिया गया और वहां से वापस गोरखपुर की ओर भेज दिया गया। और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, रास्ते में ही उनके ऊपर मुख्तार अंसारी की गैंग हमला कर देती है और एन मौके पर गाड़ी बदलने की वजह से योगी आदित्यनाथ की जान बच जाती है। बात अगर मुख्तार अंसारी की पॉलिटिकल हिस्ट्री की करें तो मुख्तार अंसारी मऊ नाम के विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुका है। पहली बार साल 1996 में वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर एमएलए बना था। साल 2002 और 2007 में उसने निर्दलीय खड़े होकर चुनाव जीते थे। साल 2012 में कौमी एकता दल नाम की उसने खुद की एक पार्टी भी लॉन्च करी थी और इसीलिए साल 1996 से लेकर साल 2017 तक मुख्तार अंसारी 5 बार एमएलए रह चुका है। साल 2005 से ही मुख्तार अंसारी जेल में था और आगे के चुनाव उसने जेल में ही लड़े थे। मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में भी 2 साल तक रहा था और बताया जाता है कि यूपी की जेल से पंजाब की जेल में शिफ्ट होने के लिए भी उसने एक काफी बड़ी साजिश रची थी। दरअसल जब साल 2017 में विधानसभा के चुनाव होते हैं और उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है और इसीलिए अब उसे ये चीज समझ में आ गई थी कि अब यूपी की जेल से तो उसका रुतबा खत्म होने वाला है, क्योंकि पहले भी इन दोनों की दुश्मनी रह चुकी थी और इसीलिए अब मुख्तार अंसारी ये चीज समझ चुका था कि उसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में शिफ्ट करवाने के लिए एक एफआईआर दर्ज करवाई गई और उस एफआईआर को दर्ज करवाया था मोहाली के एक काफी बड़े बिल्डर ने और उस बिल्डर ने ये एलिगेशंस लगाए कि मुख्तार अंसारी ने उससे फोन पर 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है और इसके बाद 8 जनवरी 2019 को ये मामला दर्ज हो गया और एंड में 24 जनवरी 2019 के दिन मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों एक काफी पुरानी कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी और कुछ ऐसा ही मुख्तार अंसारी के साथ भी हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अप्रैल 2021 में मुख्तार अंसारी को फिर से पंजाब से यूपी शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल यूपी पुलिस ने 23 बार वारंट जारी करे थे और पंजाब पुलिस को रिटर्न एप्लीकेशंस भी लिख कर दी थी, लेकिन जब यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी की कस्टडी नहीं मिली तो यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और यूपी पुलिस ने ये एलिगेशंस लगाए कि जेल में मुख्तार अंसारी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और आखिर में यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी की कस्टडी ले लेती है। अब अगर मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर बात करें तो पिछले कई दिनों से मुख्तार अंसारी की तबीयत काफी ज्यादा खराब चल रही थी। 26 मार्च के दिन जब मुख्तार अंसारी की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है तो 26 मार्च को सुबह सुबह मेडिकल कॉलेज लाया गया और मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 14 घंटे तक उसका इलाज चला, लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने ऐसा कहा कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मुख्तार को नॉर्मल सी कब्ज की बीमारी है
और इसीलिए 26 तारीख की शाम को ही मुख्तार अंसारी को वापस जेल भेज दिया गया। लेकिन फिर से 2 दिन बाद ही 28 तारीख की शाम को उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसके बाद 8:25 पर मुख्तार को गोंडा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। और इस बार टोटल 9 डॉक्टर मुख्तार अंसारी का इलाज करते हैं, लेकिन डॉक्टर मुख्तार अंसारी की जान नहीं बचा पाते और मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। और इसके बाद अगले दिन यानी शुक्रवार को 5 डॉक्टरों के पैनल ने मिलकर मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया। और जब पोस्टमार्टम किया गया था तो उस समय 2 फैमिली मेंबर्स को भी अंदर रहने दिया गया था, ताकि उनकी फैमिली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पे कोई शक ना हो। और तो और पूरे पोस्टमार्टम प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी करी गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान ये बात भी पता चली कि मौत के वक्त मुख्तार अंसारी का पेट खाली था, यानी कि उसने खाना नहीं खाया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में यही चीज सामने आई कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई है। हालांकि मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी का विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है, ताकि विसरा की जांच करके ये चीज पता चल सके कि क्या सच में मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया है या फिर नहीं। और मुख्तार अंसारी की फैमिली ने ये स्लो पॉइजन वाले एलिगेशन सिर्फ अभी नहीं लगाए हैं, बल्कि दिसंबर 2023 में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने कोर्ट में पेटिशन फाइल करके ये एक्सप्रेस किया था कि स्टेट गवर्नमेंट गोंडा जेल में मुख्तार अंसारी का मर्डर करना चाहती है। उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करी थी, जिसमें उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करी थी कि उनके पिता मुख्तार अंसारी को यूपी से बाहर की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि जेल में उन्हें मारने की कोशिश करी जा रही है। इसके बाद 15 दिसंबर 2023 को यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वासन देती है कि हम आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, ताकि कस्टडी के दौरान मुख्तार अंसारी को कोई भी नुकसान ना हो। इसके बाद 19 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी ने भी बाराबांकी कोर्ट में ये बताया था कि उनकी नसों में और कई सारे बॉडी पार्ट्स में लगातार दर्द हो रहा है। और मुख्तार अंसारी का मानना था कि जहरीली चीजें उसके खाने में मिलाकर उसे दी जा रही है। और इसीलिए जिस तरह अतीक अहमद के मर्डर केस पर यूपी पुलिस के ऊपर एलिगेशंस लगे थे, ठीक उसी तरह इस बार भी यूपी पुलिस पर ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के खाने में स्लो पॉइजन देकर उसका मर्डर किया गया है। खैर, आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।